कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र जो कि दिसंबर 2012 का है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सरहपा का संबंध किस निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य? तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर और कोई नहीं, सिद्ध साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि में नहीं है? मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, अगर आपने अष्टछाप के कवियों को याद कर रखा है तो आप नहीं वाला ऑप्शन स्वतः ही डिलीट कर देंगे। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर सुंदरदास। अब आपको बताना है इसमें कौन से कवि नहीं है। तो सूरदास भी हैं, कुंभनदास भी हैं, नंददास में भी हैं। अष्टछाप के कवि में जो नहीं है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या फिर रीतिबद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए सही उत्तर इसका। सही उत्तर इसका हो जाएगा रीति सिद्ध। बिहारी इसी धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का या फिर मीराबाई का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का जीवन चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर प्रभाव दिखाई पड़ता है? प्रगतिवाद पर, प्रयोगवाद पर, छायावाद पर या फिर नई कविता पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर कुकुरमुत्ता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। और ये किसके द्वारा रचित है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय या फिर शरद जोशी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुबेर नाथ रॉय रस आखेटक रचनाकार के रस आखेटक रचनाकार हैं कुबेर नाथ रॉय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या फिर जीप पर सवार इल्लियाँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीप पर सवार इल्लियाँ। ये किसका है, किसकी रचना है? ये रचना है आपके, मैं बता दूं कि आप बताएंगे, ये रचना है आपके शरद जोशी जी की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर निबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यात्रा वृतांत। और एक बूंद सहसा उछली, ये इसके जो रचनाकार हैं उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न नंबर 11। आलोचक के मुख से किस आलोचक ने व्याख्यानों का संकलन किया है? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या फिर प्रभाकर श्रोत्रिय? आलोचक के मुख से ये किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। समय देवता किस कवि की कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश मेहता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता की रचना है समय देवता। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा, रिचर्ड रोटरी, फेडरिक जेम्सन या फिर पॉल दी मान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैक देरिदा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान नहीं है, शिव कुमार मिश्र नहीं है, प्रकाश चंद्र गुप्त नहीं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है? तो मार्क्सवादी आलोचक की श्रेणी में वो नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्य लोचन या फिर रस मीमांसा। तो इसमें पूछा गया है विजय देव नारायण शाही की रचना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं से सृजन हुआ और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो जो सही है वो आपको बताना, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है। तो ये जो 3 कथन है, इन तीनों कथनों में अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, राइट है, और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ये भी राइट है। लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था खड़ी बोली में, ये आपका गलत हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो ए और सी, बी गलत, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। ए और बी दोनों सही, ए आंशिक सही, बी सही, ए और बी दोनों गलत, या फिर ए सही बी आंशिक सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए आंशिक सही है और बी पूर्णतया सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए सही हो जाएगा, लेकिन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, या फिर छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। और इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सभी सही हैं, या फिर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है फिर कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी, सी, ये तीनों सही हो जाएंगे, और आपका डी जो है ये आंशिक सही होगा, मतलब सही भी है और गलत भी है। एक तरीके से छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, तो आंशिक सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है अब 21। लिखा है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको मैं टाइम दूंगी। आप देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर मिश्र बंधु विनोद। अब आपको बताना है कि कौन इसमें जो क्रम दिए गए हैं तो वो क्रम कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 21 है ये। इसका जो सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर आपका हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मिश्र बंधु विनोद आई थी आपकी 1913 में। तो चलिए इसका जो राइट आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु विनोद 1913 में आई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आई थी किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कब आई थी? 1929 में। उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1940 में आई थी। उसके बाद में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये राम कुमार वर्मा की कृति है, और कब आई थी? ये आई थी आपकी 1938 में। थोड़ा सा क्रम इसमें ऊपर नीचे है, तो बाकी में सबसे सटीक आपका उत्तर यही बैठ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन यहाँ पे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास होना चाहिए था भूमिका की जगह, और लास्ट में आपका होना चाहिए थी हिंदी साहित्य की भूमिका। और कहीं देखिए मिश्र बंधु विनोद कहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसके आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र बंधु विनोद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को सही क्रम आपको बताना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रामचरितमानस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इसका क्रम आपको बता देती हूँ मैं। इसका जो सही क्रम हो जाएगा रामचरितमानस, इसका सही क्रम है 1631 ईस्वी। उसके बाद में दोहावली आती है, दोहावली आपकी आती है संवत 1640 में। फिर आपकी गीतावली आती है, गीतावली आपकी आती है 1653 में। और विनय पत्रिका ये आपकी आती है संवत 1653 में। ये भी 1653 में आती है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम आपको बताना है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। अब आप बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। तो देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। श्रीधर पाठक का जन्म होता है 1859 में, 1859 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म होता है 1865 में। उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो आपके 1886 की रचना है। और राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है वो है 1889 में, 1889 में। तो इसके आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियाँ जो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है वो आपको बतानी है। आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी या फिर यशोधरा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यशोधरा पहले आई, फिर उर्वशी, कनुप्रिया और उसमें लास्ट में आपकी आती है आत्मजयी। तो इसका देख लीजिए प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले यशोधरा आई थी कब, 1932 में। उर्वशी आपकी रचना आई थी 1961 में। किसकी रचना है उर्वशी? दिनकर जी की। कनुप्रिया जो रचना है वो धर्मवीर भारती जी की है, 1959 में आई थी, 1959 में। और आत्मजयी रचना आपकी 1965 में आई थी। तो इसके आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए 1959 ये आपको पहले आना चाहिए था, 1961 बाद में आना चाहिए था, लेकिन इसके आधार पर उर्वशी कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और कॉलरिज। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप इसका उत्तर खोज लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और कॉलरिज। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, अरस्ती 384 से 322 ईसा पूर्व, लॉन्जाइनस प्रथम और तृतीय शताब्दी के मध्य इनका माना जाता है, और कॉलरिज का जन्म होता है 1772 में। तो इसके आधार पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम आपको बताना है। कवि वचन, सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। तो अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपको खोजना है, मैं टाइम दे रही हूँ आपको, सही उत्तर आप इसका बताइए। सबसे पहले इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मैंने पढ़ा ऑप्शन वही है, कवि वचन, सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। तो इसका जो क्रम है प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। कवि वचन सुधा 1968 में आई थी। किसके द्वारा आई थी? ये भारतेंदु जी के द्वारा। फिर सरस्वती पत्रिका आई थी 1900 में। चांद पत्रिका आई थी 1920 में। और जो हंस पत्रिका है ये आई थी आपकी 1930 में। किसके द्वारा आई थी? प्रेमचंद जी के द्वारा। और चांद पत्रिका आई थी महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको लगाना है। तमस, सूखा बरगद, आधा गांव और झूठा सच, ये आपके उपन्यास हैं। अब आप इसको बताइए कि पहला उपन्यास कौन सा है और सबसे लास्ट का उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले झूठा सच, आधा गांव, तमस और सूखा बरगद। तो चलिए देख लेते हैं। झूठा सच जो है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो इसका पहला वाला भाग है उसी को हम लोग आधार बनाएंगे, 1958 में आया था। आधा गांव आपका राही मासूम रजा का है, 1966 में आया था। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का है, 1973 में आया था। और जो आपका सूखा बरगद है ये आपका आया था 1986 में। 1986 में। तो इसके आधार पर आपका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 28। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि और केशवदास। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर। केशवदास जी का जन्म होता है 1555 ईस्वी में। चिंतामणि जी का होता है आपका 1609 में। बिहारी जी का जन्म होता है 1595 में। और पद्माकर का जन्म होता है आपका 1753 में। थोड़ा सा ये गलत है, बिहारी इधर आना चाहिए था।
जी जी, बिहारी इधर आना चाहिए तो चिंतामणि आपको इधर आना, क्योंकि 1595 पहले आएगा, 1609 बाद में आएगा, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि केशव दास का जन्म सबसे पहले होता है। तो इसके आधार पर सही ऑप्शन आपको प्रश्न नंबर 28 में डी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सही लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना और प्रिय प्रवास। ये बहुत आसान है, आप देखते ही इसको सही कर देंगे। सबसे पहले जो कृति आई थी वो आई थी आपकी प्रिय प्रवास, किसके द्वारा? हरिऔध जी के द्वारा। कब आई थी? 1914 में आई थी। फिर झरना जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 1918 में आई थी। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, 1936 इसका समय है। और लोकायतन पंत जी की है, 1964 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। घुन खाए शहतूर तीरों पर, एक बीते के बराबर, किंतु हम हैं द्वीप, भूख से रिरियाती हुई। इधर कवियों के नाम दिए गए हैं, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञे और लीलाधर जगूड़ी। तो इसका सही आपको बताना है कि इसका जो सही मिलान क्या होगा। घुन खाए शहतूरों पर, ये आपकी नागार्जुन जी की है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। फिर एक बीते के बराबर, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है, केदारनाथ अग्रवाल। फिर हम हैं, किंतु हम हैं द्वीप, ये आपकी जो पंक्ति है ये आपकी है आपके अज्ञे जी की। फिर भूख से रिरियाती हुई, ये आपकी धूमिल जी की है। तो इसके आधार पर ए का सेकंड ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है, आपका 2 जगह मिल रहा है। फिर आपका एक बीते के बराबर, ये आपकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, तो बी का फर्स्ट, तो आपका इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ में सुमेलित करना है। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। और इधर उन पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, आनंद कादम्बनी, प्रजा हितैषी और मतवाला। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इसका सही मिलान आप पहले मन में सोचिए कि सब कौन सा आपको आता है, सबसे पहले तो वही मिला दीजिए। जो आता है पहले उसी को मिलान करेंगे, तो इससे भी कभी कभी प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। समाचार सुधा वर्षण, श्याम सुंदर सेन का है सबसे पहले आपका समाचार सुधा वर्षण। फिर राजा लक्ष्मण सिंह का है आपका प्रजा हितैषी। उसके बाद आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधा। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है आनंद कादम्बनी। तो आप देख लीजिए ए का सेकंड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन आपका 2 जगह मिल रहा है। उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह का है प्रजा हितैषी। बी का फोर्थ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बी का फोर्थ सिर्फ एक में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ में सुमेलित करना है। सार सुधा निधि, बंगदूत, भारत मित्र और हंस। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सार सुधा निधि, इसका जो है प्रकाशन वर्ष 1879 है। $1889। फिर बंगदूत रचना आती है, बंगदूत 1930 है इसकी जो प्रकाशन वर्ष है। फिर भारत मित्र, भारत मित्र आपकी आती है 1877 में। और हंस पत्रिका प्रेमचंद की है, ये आती है आपकी 1930 में। 1930 कहाँ दिया गया है, 1930 तो इसमें 2 बार दिया गया है। बंगदूत आपकी 1929 में आएगी, माफ़ कीजिएगा, इसको फिर से मिलान करते हैं। सार सुधा निधि आपकी आती है 1879 में। फिर बंगदूत आती है आपकी 1829 में। भारत मित्र आपकी आती है 1877 में। और हंस पत्रिका आती है आपकी 1930 में। तो इसके आधार पर जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए आप कहीं भी आप देख लीजिए, 3, 4 और 1, 2, अच्छा दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 3, 4 और 1, 2 इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 33 आता है। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नया साहित्य और नए प्रश्न। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी दूसरी परंपरा की खोज, ये आपका है नामवर सिंह का। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। सबसे पहले
नामवर सिंह कहाँ है? प्रश्न ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ऑप्शन नंबर 3। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नया साहित्य नए प्रश्न, ये आपकी रचना है नंद दुलारे वाजपेयी जी की, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इसके आधार पर आपका ए का सेकंड ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन आपका 2 जगह दिया हुआ है, तो इसका जो आपका फिर मिलान करते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आपका गजानन माधव मुक्ति, ऑप्शन नंबर 3। बी का 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर आता है 34। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो देख लेते हैं। करुणा का दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार, ये कहना है आपके रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। उसके बाद भक्ति आंदोलन, ये आपका है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये है आपका रामविलास शर्मा जी का। तो इसके आधार पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का थर्ड ऑप्शन। देखिए किस में मिल रहा है? ए का थर्ड मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा के साथ में सम्मिलित करना है। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी और मुर्दहिया। नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, रेखा चित्र या फिर उपन्यास है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहले इसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा लहरों के राजहंस, ये आपका क्या है? ये आपका उपन्यास है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका नाटक है लहरों के राजहंस। उसके बाद में आधा गांव, ये आपका उपन्यास है जो कि राही मासूम रज़ा का है। तुम चंदन हम पानी, ये आपका निबंध संग्रह है। और उसके बाद में मुदरिया, ये आपका आत्मकथा है तुलसीदास जी की, तो ये आपका आत्मकथा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ में सम्मिलित करना है। गबन, नदी के द्वीप, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा और मृणाल, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन और निपुणिका। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले गबन की जो पात्रा हैं वो हैं जालपा। उसके बाद में नदी के द्वीप के हैं भुवन, मैला आंचल के हैं डॉक्टर प्रशांत और बाणभट्ट की आत्मकथा ये हैं निपुणिका। तो इसके आधार पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। 3, 4, 2 और 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ में सम्मिलित करना है। सिंहरण, युयुत्सु, जुनेजा और दक्ष, आधे अधूरे, हानुष, चंद्रगुप्त, अंधा युग, एक कंठ, विषपाई। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सही मिलान होगा। सिंहरण जो है वो है आपके किससे लिए गए हैं? चंद्रगुप्त से लिए गए हैं। युयुत्सु सबको पता है, इसका जो हो जाएगा अंधा युग हो जाएगा इसका उपन्यास। उसके बाद में जुनेजा सभी को पता है, आधे अधूरे, और जो दक्ष हैं ये आपके एक कंठ, विषपाई के हैं। तो इसके आधार पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1 और 5। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 38। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ में सम्मिलित करना है। भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टनायक। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले भट्ट लोलट का आपको बताना है। भट्ट लोलट को कौन सा वाद है, मैं आपको ये पढ़ा भी चुकी हूँ। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। जो भट्ट लोलट होता है वो आपका उत्पत्तिवाद से आते हैं। उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद कहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद में आचार्य शंकुक, इनका हो जाएगा अनुमतिवाद। फिर अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्ट नायक का हो जाएगा भुक्तिवाद। तो इसके आधार पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 और 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ में सम्मिलित करना है। भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। तो इनका कालखंड बताना है। तो जो भामा है वो आपके आते हैं 10वीं शती के। फिर क्षेमेंद्र आते हैं 17वीं शती के, माफ़ कीजिएगा, भामा जो है वो आपके आते हैं 6वीं शती के।
उसके बाद में क्षेमेंद्र आपके आते हैं 11वीं शताब्दी के, विश्वनाथ आपके आते हैं 14वीं सदी के, और पंडित राज जगन्नाथ आते हैं आपके 17वीं सदी के। तो ये आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। इसके आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5th, 3rd, 4th एंड 2nd। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 40। अब आपकी स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आ गए हैं। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क दिया गया है लोभ प्रेम का मूल है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा सही होगा। ए सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। और 40 का ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणित होता है। उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य होता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे इसमें, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 43 आता है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, उनका व्याकरण एक ही है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। ए गलत, आर सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। इसमें शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही और आर गलत। ऑप्शन नंबर डी, ए सही आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो पोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। अब आपका ये गद्यांश आ गया, तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न बचे हुए हैं, उसके बाद में आपका 2012 दिसंबर का प्रश्न पत्र पूर्ण हो जाएगा। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र के परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, ना ही कोई मजबूत मध्यवर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायता के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्यवर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बांग्ला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मध्य वर्ग के साहित्य की किस विधा की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? यूरोपीय उपन्यास में, भारतीय उपन्यास में, हिंदी उपन्यास में या फिर बांग्ला उपन्यास में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यूरोपीय उपन्यास में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है। हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। हिंदी उपन्यास में परंपरा से चली आती कथा का भी योगदान है। और ऑप्शन नंबर डी, हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? सामंतवादी अर्थतंत्र का, जमींदारी अर्थतंत्र का, पूंजीवादी अर्थतंत्र का या फिर वाणिज्यिक अर्थतंत्र का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थतंत्र का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49। 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, जर्मन उपनिवेशवाद या फिर ब्रिटिश राष्ट्रवाद? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? हिंदी भाषी जनता की, अहिंदी भाषी की, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग की, या फिर मध्य वर्ग की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषी जनता की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई सलाह हो, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।